नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को तालिबान शासन के अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात के दौरान घोषणा की कि भारत काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलेगा। जयशंकर ने कहा कि आपकी ये यात्रा भारत अफगान रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। भारत हमेशा अफगान जनता का शुभचिंतक रहा है और उनके विकास में गहरी रुचि रखता है। भारत और अफगानिस्तान की पुरानी साझेदारी आज भी मजबूत है। प्रधानमंत्री मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक यूएनएससी की मंजूरी के साथ भारत दौरे पर हैं। ये पहली बार है जब तालिबान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, आगरा और देवबंद मदरसे का दौरा करेंगे और भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली तालिबान के साथ अपने रुख को नए सिरे से तय कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बैठक में अफगानिस्तान के तालिबान शासन विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप के दौरान भारत पहला सहायता देने वाला देश था। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को अपना करीबी मित्र मानता है और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान, व्यापार और जन जन के संबंधों पर आधारित रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसा परामर्शी तंत्र तैयार करने के लिए तैयार है जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। रूस ने संकेत दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उम्मीदवार बनने का समर्थन करेगा। रूस की सरकारी एजेंसी टास के मुताबिक क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए कोशिशें की हैं, इसलिए उनका समर्थन करना सही होगा। बता दें, 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान आज होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का कहना है कि ट्रंप के जीतने की संभावना बहुत कम है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि अगर ट्रंप वास्तव में युद्ध विराम कराने में सफल होते हैं तो हम खुद उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगे। बता दें, ट्रंप खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कड़ा हमला करते हुए कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की बिना शर्त तारीफ करना शर्मनाक और नैतिक रूप से गलत है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच में गजा में युद्ध विराम की पहली चरण की डील का स्वागत तो किया, लेकिन फलस्तीन के भविष्य पर एक शब्द भी नहीं बोले। पीएम मोदी ने इस समझौते को नेतन्याहू की मजबूत नेतृत्व क्षमता का नतीजा बताया और कहा कि इससे गजा के लोगों को राहत मिलेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये चौंकाने वाला और शर्मनाक है कि पीएम ने ऐसे नेता की तारीफ की जिसने पिछले 20 महीनों में गजा में नरसंहार कराया है। बता दें, कांग्रेस पहले से ही सरकार की गजा पर चुप्पी को नैतिक कायरता बताती रही है। इजरायल ने गजा में युद्ध विराम लागू करने और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि गजा में जल्द ही युद्ध विराम लागू होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने जीवित या मृत सभी बंधकों की रिहाई से जुड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इस समझौते की मंजूरी के बाद इन चीजों के जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीद है। गजा में युद्ध विराम, इजरायली सेना गजा से पीछे हटेगी, बंधकों और शवों की अदला बदली, गजा में मानवीय सहायता की पहुंच, अमेरिका की गजा शांति योजना का ये पहला चरण है। इसमें इजरायल की ओर से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मध्य प्रदेश में खांसी की दवाई यानी कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से पूछा कि उन्होंने अपने करियर में कितनी बार पीआईएल दायर की है। तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि असली जांच में देरी हो रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी या न्यायिक आयोग से जांच कराई जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दखल देते हुए कहा कि हमें राज्यों पर भरोसा रखना चाहिए। तमिलनाडु अपनी कार्रवाई करेगा, सिर्फ अखबार पढ़कर कोर्ट आ जाना ठीक नहीं। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आईपीएस पूरन की आत्महत्या पर दुख जाहिर किया और जातिवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद शायद किसी आईपीएस अधिकारी को दलित होने की इतनी बड़ी सजा मिली होगी कि उसने मौत को गले लगा लिया। पूरन कुमार ने सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यह है भाजपा और मोदी का नया भारत।
जहां एक आईपीएस अधिकारी को, जिसकी पत्नी भी आईएएस है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, हर दिन अपमानित किया जाता है। डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी पूरन कुमार की मौत के जिम्मेदार हैं। क्या डीजीपी और वो सारे अधिकारी अरेस्ट होंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे भारत में बढ़ते जातिगत भेदभाव का दुखद प्रतीक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में भरोसा रखता है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि उन्होंने मंगलवार को आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़कर गए। एफआईआर तब दर्ज की गई जब उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दखल की मांग की। अमनीत ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पति की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार में सहयोगी और सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले शख्स पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। अठावले ने कहा यह घटना इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऊंची जाति के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दलित समुदाय से आने वाले जस्टिस गवाई देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई पर इस तरह का हमला हुआ है। जस्टिस गवाई दलित समाज से हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए क्योंकि हमला दलित होने की वजह से किया गया है। गुजरात के गांधीनगर जिले में अधिकारियों ने गुरुवार को 186 अवैध दुकानों और स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का अभियान शुरू किया। ये सभी दुकानें उन लोगों की थीं जिन पर नवरात्रि के दौरान पत्थरबाजी की घटना में शामिल होने का आरोप है। दरअसल 24 सितंबर की रात बहियाल गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दुकानों और वाहनों को तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। पुलिस ने इस हिंसा में शामिल 200 से ज्यादा लोगों में से 60 से अधिकारियों को हिरासत में लिया। गुरुवार को स्थानीय प्रशासन ने 186 अवैध वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तोड़ना शुरू किया। लोजपा रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूर्व की 40 सीटों की मांग को कम कर दिया है। अब उन्होंने बीजेपी को 35 सीटों की सूची सौंपी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने कथित तौर पर अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों के अलावा भविष्य में एक एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का आश्वासन दिया है। सूत्रों ने बताया कि चिराग पिछले साल अपनी पार्टी द्वारा जीती 5 लोकसभा सीटों यानी हाजीपुर, जमुई, वैशाली और समस्तीपुर में से प्रत्येक में कम से कम 2 सीटों की मांग पर जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्मर ने दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी की तारीफ की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की साझेदारी आज की अस्थिर वैश्विक स्थिति में स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक अहम स्तंभ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं। दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के दौर में ये साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ब्रिटेन की औद्योगिक विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता को भारत की प्रतिभा और पैमाने के साथ जोड़ा जा सके। दोनों देशों के बीच जारी साझा बयान में रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग, स्टार्टअप और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कीयर स्टार्मर की यह यात्रा भारत यूके साझेदारी में नई ऊर्जा और दृष्टि लेकर आई है। मध्य प्रदेश में जहरीली कोल्ड रिफ सिरप से मौतों की संख्या अब 22 तक पहुंच गई है। बुधवार रात छिंदवाड़ा जिले के 2 और बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों ने वही सिरप पिया था जिससे पहले भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है।
कोल्ड ड्रिप सिरप को लेकर अब पूरे प्रदेश में दहशत फैल गई है और सरकार ने इसकी जांच तेज करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सिरप के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.